हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हम इस चैप्टर की थ्योरी खत्म कर चुके हैं, तो अब टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो ये डेट आप याद रखना, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मई। 22 मई एवरी ईयर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है। Next, a group of organisms capable of interbreeding under natural condition is known as a। तो एक ऐसे ग्रुप, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो केपेबल है इंटरब्रीड करने के लिए, मतलब ब्रीडिंग करने के लिए केपेबल है, ठीक है, अपने ग्रुप के और मेंबर्स के साथ अंडर नेचुरल कंडीशंस, नेचुरली। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हम कहते हैं स्पीशीज। ठीक है, ये एक्चुअली स्पीशीज की डेफिनेशन होती है कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशंस। Next, dash species are the species that are found only in a particular area। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को या ऐसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को हम क्या कहते हैं जो सिर्फ एक ही जगह पे पाई जाती हैं? That are known as endemic species। Endemic species। Next, dash is an important reserve for Project Tiger। तो ये नाम जो है बीच बीच में जो ये नाम आ रहे हैं ये आप डेफिनेटली याद रखना। इसके अलावा जो नाम दे रखे हैं बुक में वो भी आपको याद करने हैं। इंपॉर्टेंट रिजर्व फॉर प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए जो इंपॉर्टेंट रिजर्व है वो है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क, मैंने एनपी लिख दिया नेशनल पार्क। एंड लास्ट, fill in the blanks, dash sanctuary in Odisha is a breeding ground for the giant olive ridley turtle which migrate here from the Pacific Ocean। ये मैंने आपको समझाया था थ्योरी में। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है गहीर मथा टर्टल सेंचुरी। गहीर मथा टर्टल सेंचुरी, ये नाम है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा बुक में और भी कुछ ऐसे नाम दे रखे हैं जैसे जयकवादी बर्ड सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क। तो जिनके पर्टिकुलरली नाम देके उनको एक्सप्लेन किया गया है वो आप डेफिनेटली एक बार पढ़ लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। राइनोसोरस। राइनोसोरस जो है वो क्या है? एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है। जायंट पांडा। जायंट पांडा इज अ काजीरंगा नेशनल पार्क। फ्लेमिंगोज। फ्लेमिंगोज जो है वो माइग्रेशन करते हैं। चीता। चीता जो है वो वल्नरेबल स्पीशीज में आते हैं। एंड पैसेंजर पिजन आर अ स्पीशीज ऑफ पिजन विच आर एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये मैच द फॉलोइंग समझ आए। नेक्स्ट, टेक द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल रिसोर्सेज इज नोन एज। तो प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड लाइफ के साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको हम एक वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं एज कंजर्वेशन। ठीक है, एफॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन आर रिलेटेड टू ट्रीज। प्रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन प्रिजर्वेशन तो सिर्फ एक वर्ड हो गया, इसके अलावा प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज दोनों की, तो इस पूरे जो ये पूरा मतलब जो इन सारे वर्ड्स को कवर कर रहा है दैट इज कंजर्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट, द चीता इज अ वल्नरेबल स्पीशीज बिकॉज चीता जो है वो एक वल्नरेबल स्पीशीज, मतलब वल्नरेबल स्पीशीज की कैटेगरी में आता है। क्यों? बिकॉज इट विल बी एंडेंजर्ड सून। जो चीता है इट विल बी सून बी एंडेंजर्ड। वल्नरेबल कौन से होते हैं? जो जल्द नहीं लेकिन थोड़े टाइम बाद एक्सटिंक्शन, मतलब थोड़े टाइम बाद वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, नॉट इन द नियर फ्यूचर बट इन मिडल टर्म्स। ठीक है, वल्नरेबल स्पीशीज होती हैं सबसे पहले। सबसे पहले तो वो स्पीशीज होती हैं जिनको अभी कोई खतरा नहीं है, जो बहुत पॉपुलेशन है जिनकी। उसके बाद फिर वल्नरेबल आते हैं। वल्नरेबल स्पीशीज के बाद आती है इंडेंजर्ड स्पीशीज, एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज के बाद लास्ट में आते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। ठीक है, तो वल्नरेबल से कोई चीज पहले इंडेंजर्ड में जाती है और फिर इंडेंजर्ड से वो एक्सटिंक्ट हो जाती है। नेक्स्ट, प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर रेफर्ड टू एज। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? दैट आर नोन एज फ्लोरा। एनिमल्स आता है यहाँ पे तो हम फौना लिख देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन एरिया। डिफॉरेस्टेशन से कौन सी चीज नहीं होती? इंक्रीज रेनफॉल। अब देखो ज्यादातर क्या करेंगे, यही करेंगे, ज्यादातर क्या लिखेंगे? इंक्रीज रेनफॉल।
कि उन्हें लगता है कि डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल जो है वो इंक्रीज नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था रीजन वाइज बेस्ड होता है, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन कहीं ऐसी जगह पे हो रही है जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे फ्लड्स वगैरह आ सकते हैं। फ्लड्स क्यों आ सकते हैं? क्योंकि वहां की वाटर साइकिल खराब हो गई है, ठीक है। वाटर साइकिल में चेंज आने की वजह से रेनफॉल इंक्रीज भी हो सकती है, रेनफॉल डिक्रीज भी हो सकती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो आउटकम है डिफॉरेस्टेशन का। इंक्रीज टेम्परेचर भी एक आउटकम है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होगी, पेड़ कम हो गए, पेड़ कम होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो जो आउटकम नहीं है डिफॉरेस्टेशन का वो है डिक्रीज सॉइल इरोजन। क्योंकि आउटकम डिफॉरेस्टेशन का आउटकम क्या है? इंक्रीज सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है डिक्रीज्ड सॉइल इरोजन। सो डिक्रीज सॉइल इरोजन इज नॉट एन आउटकम ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, decrease soil erosion. Next, a region in which conservation of biodiversity in its natural habitat is practiced is known as, तो इसका आंसर होगा नेशनल पार्क। एक्वेरियम इज मेंट फॉर फिशेस, जूस, जू में जो पिंजरे वगैरह में कैद होते हैं, सो दैट इज आल्सो नॉट इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। और बोटानिकल गार्डन्स जो होते हैं वो फ्लावर्स से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है नेशनल पार्क। अब बढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। How have urbanization and industrialization led to a large scale deforestation? तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है? तो इसका आंसर होगा कि भाई अर्बनाइजेशन क्या है? अर्बनाइजेशन मतलब शहर वगैरह बढ़ाने, मतलब शहरों को इंक्रीज करना। अब शहर इंक्रीज करने के लिए क्या होगा? ज्यादा लैंड चाहिए, और ज्यादा लैंड चाहिए तो भाई ज्यादा पेड़ वगैरह काटने पड़ेंगे। मतलब लैंड ज्यादा चाहिए तो लैंड को क्लियर करना पड़ेगा ताकि वहां पे बिल्डिंगें बन सके, घर बन सके। तो वहां पे क्या होगा? ट्रीज वगैरह को कट कर दिया जाएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू मोर इंडस्ट्रीज। अर्बनाइजेशन का तो ये हो गया कि भाई घर वगैरह बनाने के लिए ट्रीज काटने पड़ रहे हैं सॉरी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू मोर इंडस्ट्रीज यूजिंग मच मोर रॉ मटेरियल्स फ्रॉम फॉरेस्ट एंड हेंस मोर ट्रीज आर कट डाउन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन में चलो एक तो स्पेस का मतलब एक तो हो गया कि भाई इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए भी स्पेस चाहिए। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें और ज्यादा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। सो उससे क्या होगा? जो रॉ मटेरियल्स हैं वो और ज्यादा यूज होंगे, जिससे ट्रीज की जो ट्रीज कट डाउन हो रहे हैं उनके अमाउंट भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू स्पीशीज एक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ फॉरेस्ट, हाउ इज इट लाइकली टू अफेक्ट द लोकल स्पीशीज ऑफ दैट एरिया? एक नई स्पीशीज है, कोई भी स्पीशीज, हमने नाम ले लिया एक्स, वो किसी फॉरेस्ट में आ गई। अब इससे दूसरी जो वहां पे ऑलरेडी स्पीशीज रह रही थी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखते हैं। तो जो नई स्पीशीज है वो क्या करेगी? वो फॉरेस्ट में जो आई है वो क्या करेगी? उसे फूड चाहिए और शेल्टर चाहिए, ठीक है। और वो फूड और शेल्टर के लिए किसके साथ compete करेगी? जो ऑलरेडी वहां पे लोकल स्पीशीज प्रेजेंट है। भाई जो लोकल स्पीशीज वहां पे प्रेजेंट है वो क्या करती है? वो वहां का शेल्टर और फूड सिंगल हैंडेडली वो क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। मतलब उनके साथ और कोई यूज करने वाला नहीं है, वो इजिली यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई नई स्पीशीज आ गई तो फूड और शेल्टर के लिए वो compete करेगी, और जब वो compete करेगी तो इससे क्या होगा? अगर मान लो वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो नई स्पीशीज आई है वो ज्यादा पावरफुल है, या फिर वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो जो पुरानी स्पीशीज है उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। जो लोकल स्पीशीज है उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट से एक्सटिंक्शन भी पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व? नेम टू बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? और कोई भी दो बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम बताने हैं, इसलिए मैं बोल रहा था आपसे बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम याद करना जरूरी है। Biosphere reserves are an international conservation designation given by UNESCO. मतलब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन सेंटर्स की एक डेजिग्नेशन दी गई है उन्हें। इंटरनेशनल कंजर्वेशन, ठीक है, मतलब नेशनली बहुत सारी कंट्रीज में एक डेजिग्नेशन दी गई है। किसने दिया है? यूनेस्को ने। यूनेस्को इज अ पार्ट ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। क्रिएटेड और क्यों बनाए जाते हैं? टू प्रमोट एंड डेमोन्स्ट्रेट बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द बायोस्फीयर। प्रमोट मतलब कि जो रिलेशनशिप है मैन और बायोस्फीयर के बीच में उसको प्रमोट करना। और सिर्फ ऐसे नारे नहीं लगा रहे कि भाई प्रमोट करो या ये करो, वो साथ में दिखा भी रहे हैं कि कैसे प्रमोट करो। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिंग, वो दिखा रहे हैं कि कैसे बैलेंस रिलेशनशिप बन सकती है मैन और बायोस्फीयर के बीच में, ठीक है। दे डेमोन्स्ट्रेट ऑल्सो।
एंड इसके दो एग्जांपल बताने हैं तो काफी इजी, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सुंदरबन बायो रिजर्व्स, दोनों ही काफी फेमस हैं, तो ये इजीली नाम याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रेड डेटा बुक हेल्प इन प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी? रेड डेटा बुक सबसे पहले होता क्या है, रेड डेटा बुक एक, आप बेसिकली मान सकते हैं एक बुक है या फिर एक लिस्ट है एनिमल्स की, उन एनिमल्स की जो इंडेंजर्ड है, ठीक है, विच आर एट अ लाइन ऑफ एक्सटिंक्शन, जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो अब क्या होगा कि जब अगर रेड डेटा बुक होगी हमारे पास, तो हम ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा जो क्या कहते हैं, कौन सा एनिमल जो है वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, या कौन सा एनिमल अभी इंडेंजर्ड हो चुका है। तो अगर हमें पता होगा कि कौन सा एनिमल इंडेंजर्ड हो रहा है या कौन सा एक्सटिंक्ट होने वाला है, तो हम कुछ स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि उस स्पीशीज को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, वी कैन कंफर्म विच स्पीशीज इज इंडेंजर्ड एंड कैन अरेंज सम स्पेशल कंडीशंस टू प्रिजर्व दैट स्पीशीज। फिर हम कुछ स्पेशल कंडीशंस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व में डाल दिया, उन्हें अटमोस्ट केयर के अंदर डाल दिया कि भाई उनकी केयर करो, उनकी स्पीशीज को बढ़ाओ, तो ऐसे करके हम उस स्पीशीज को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाई डू सम बर्ड्स एंड एनिमल्स माइग्रेट? बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट क्यों करते हैं? सो बर्ड्स एंड एनिमल्स के माइग्रेशन के बेसिकली तीन रीजन होते हैं, इन सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्रॉपर फूड एंड एन आइडियल प्लेस फॉर ब्रीडिंग। बस शॉर्ट आंसर है ये, तीन पॉइंट मेन आपको हाईलाइट करने हैं, बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस, प्रॉपर फूड एंड आइडियल प्लेस फॉर ब्रीडिंग। नेक्स्ट, हाउ डू बर्ड्स गेट हेल्प इन नेविगेशन व्हाइल अंडरटेकिंग लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने थ्योरी में नहीं बताया था। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई जो बर्ड्स हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, आप देखो कुछ साइबेरिया से इंडिया में आ रही है कोई बर्ड, साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से इंडिया में आ रही है, तो भाई डायरेक्शन कैसे याद होगी उसे? ठीक है, पहली बार आ रही है अगर, तो डायरेक्शन कैसे याद होगी? तो अब इसके पीछे एक मैकेनिज्म होता है, वो क्या होता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट्स हैं उनमें बर्ड्स जो है वो नेविगेट करती हैं कैसे कैसे, सन को देख के, स्टार्स को देख के और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को देख के। सन और स्टार्स को देख के तो इसलिए वो मतलब देख सकते हैं आसमान की, भाई सन यहाँ पे है, स्टार्स ऐसे ऐसे शेप बना रखी है स्टार्स ने, वो सब देख के वो गाइड कर लेती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड का कैसे यूज करती हैं, देखो जो हमारी अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है, और अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट। तो क्या होता है, वो जो बर्ड्स हैं उनके पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर होती है कि वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को पहचान सकती है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कब कहाँ कितनी थी, तो इससे भी वो वापस घर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें एज अ गाइड काम करती हैं उन बर्ड्स के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट का अगर आए तो आपको ये नहीं लिखना है, शॉर्ट डिस्टेंस अगर वो मूव कर रही हैं तो उनका क्या होता है कि उनकी जो आई साइट होती है वो काफी शार्प होती है, और उनकी जो मेमोरी पावर होती है वो भी काफी ज्यादा होती है, तो ज्यादा मेमोरी की वजह से भी वो इजिली अपना डिस्टेंस जो मतलब जो भी उनका पास था वो कर सकती हैं, रिमेम्बर कर सकती हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ नेशनल पार्क एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इट इज मेंट ओनली फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, उसका कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उसको इस पर्पज से नहीं बनाया था कि लोग वहां पे विजिट करेंगे या, ठीक है, लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए वो नहीं बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये इजी एक्सेस भी नहीं देता विजिटर को, वो आपके घर के पार्क की तरह नहीं है कि भाई आप कभी भी वहां पे जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, काफी प्रोसेस होते हैं अलग अलग, उसके बाद ही आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंट्री मिलती है। एंड लास्ट, फोकस्ड ओनली ऑन एनिमल्स एंड प्लांट प्रिजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स की प्रिजर्वेशन पे ध्यान देता है कि भाई अगर वो एनिमल है, अगर वो कोई प्लांट है, अगर वो कोई बर्ड है, तो ही हम उसे इंटरटेन करेंगे, उसके अलावा हमें किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है। जबकि नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, नेशनल पार्क जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ ह्यूमन रिक्रिएशन भी करता है। ठीक है, इट ऑल्सो डज ह्यूमन रिक्रिएशन, ह्यूमन रिक्रिएशन मतलब ह्यूमन एंजॉयमेंट। वो लोगों के लिए बना है कि भाई विजिटर्स वहां पे आए, वो अलग अलग स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को देखें, ठीक है, खुद को एंटरटेन करें। इजी एक्सेस टू विजिटर, वहां पे इजीली एक्सेस मिल जाता है, बस आपको फीस वगैरह देनी होती है जितनी भी उनकी होती है, और वो इजीली आपको एंटर कर देते हैं। एंड लास्ट जो है, इट ऑल्सो प्रिजर्व हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के साथ साथ वो हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे हिस्टोरिकल वासेस हो गए, स्क्रिप्ट्स हो गई, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, इन सबको भी वो फीचर करता है। जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दे ओनली एंटरटेन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसी के साथ हमने टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस तक खत्म कर लिया है। अभी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बचे हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बचे हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।